नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले, जहां से आपके एमपी की हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये मानकर चलो कि ये हर एग्जाम का एक फेवरेट टॉपिक हो सकता है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात कही गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भारत का संविधान है ना, उस भारत के संविधान का जो भाग 5 है, इस भाग 5 में आपका राष्ट्रपति से संबंधित वर्णन आपको मिलता है। राष्ट्रपति से संबंधित वर्णन मिलता है और इसी भाग 5 में एक आर्टिकल है, जो है आर्टिकल 52 या अनुच्छेद 52। तो इस अनुच्छेद 52 में ये बात कही गई है कि भारत में क्या होगा, तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये बात कही गई है आर्टिकल 52 में, जो कि भाग 5 में आपका दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई राष्ट्रपति कौन से भाग में है, तो राष्ट्रपति भाग 5 में और आर्टिकल कौन सा है, तो 52 है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी, यहाँ किस अनुच्छेद में बताया गया। अब एक चीज आपको याद रखना है, मैंने आपसे कहा दोस्तों संविधान का भाग 5, और इस संविधान का जो भाग 5 है ना दोस्तों, इसमें आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल जो 78 है, इसमें जो वर्णन है वो कार्यपालिका से संबंधित है। कार्यपालिका से संबंधित है। तो जो कार्यपालिका है वो कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक है। और ये जो कार्यपालिका है ना, इस कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, या कह सकते हैं कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। और ये बात किसमें कही है, तो आर्टिकल 53 में ये बात कही गई है कि जो राष्ट्रपति होगा वो भारत की कार्यपालिका का या संघ की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होगा या प्रमुख होगा। तो ये आर्टिकल 53 में ये बात कही गई है। 52 में क्या कहा गया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या कहा गया कि जो राष्ट्रपति होगा वही कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ये 53 में कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद से संबंधित है। दोस्तों एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 54। कौन सा है, तो अनुच्छेद जो 54 है ना, इस अनुच्छेद 54 में ये बताया गया कि जो राष्ट्रपति है, इस राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है ये कैसा होगा। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकता है, ये बात किस में कही गई है, तो आर्टिकल 54 में कही गई है। ठीक है सर, कौन कौन भाग ले सकता है ये हमें बता दो। तो पहली चीज तो आपको याद रखना है दोस्तों कि एक तो लोकसभा हो गई। ठीक है, लोकसभा हो गई। एक आपको पता है कि राज्यसभा होती है, राज्यसभा हो गई। ठीक है सर, लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई। उसके बाद में आपको याद रखना है विधानसभा। मतलब हर राज्य में जितने भी विधायक होते हैं ना, तो विधानसभा हो गई। और एक आपको याद रखना है दोस्तों, 2 स्थान का नाम आपको याद रखना है। एक तो दिल्ली हो गई और एक आपका पुद्दुचेरी हो गई। पुद्दुचेरी हो गई। ये दिल्ली और पुद्दुचेरी की जो विधानसभा के सदस्य है। तो ये जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली पुद्दुचेरी की विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना, इनमें से कैसे सदस्य होते हैं, तो ऐसे सदस्य जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो कहीं से चुनाव लड़कर आए और उनको पद मिला है, तो ऐसे सदस्य इसमें यहाँ पर भाग लेते हैं। अब एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है, क्या राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। और वो भी कहाँ के, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली पुद्दुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और हर बार लोगों का क्वेश्चन गलत होता है, क्योंकि चीजें याद नहीं रहती है, सिर्फ निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन किस अनुच्छेद में। मतलब जो राष्ट्रपति है, उस राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, मतलब चुनाव किस प्रकार से होगा, ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 55 में ये बात कही गई है कि जो राष्ट्रपति साहब है, इन राष्ट्रपति साहब का चुनाव कैसे होगा, ये बात कही गई है अनुच्छेद 55 में। ठीक है सर, ये अनुच्छेद 55 में ये बात कही गई है। तो चुनाव कैसे होगा, तो एक तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो चुनाव है ना, ये अप्रत्यक्ष होता है। सर अप्रत्यक्ष क्या होता है, मतलब ये ऐसा चुनाव होता है जिसमें आम लोग वोट नहीं डाल सकते, तो ऐसा चुनाव क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है सर, चुनाव कैसे होगा, तो आपको याद रखना है दोस्तों, चुनाव जो होगा ना, ये एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा होगा। एकल संक्रमणी मत प्रणाली। ठीक है सर, ये इस प्रणाली से होता है। ये प्रणाली क्या होती है, तो दोस्तों ये प्रणाली ऐसी होती है कि मान लो कोई भी आपका चुनाव है,
ठीक है। और इस चुनाव में आपके कितने लोग भाग ले रहे हैं, मान लो मैंने बता दिया कि यार इसमें एक तो ए ले रहा है, एक बी ले रहा है, एक सी ले रहा है और एक डी, 4 लोग इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है सर, अब यहाँ पर जितने भी लोग इसमें वोट डालते हैं ना, तो वो वोट एक आदमी को नहीं डालते, चारों लोगों को उनको वोट डालना पड़ेगा। चारों लोगों को वोट कैसे डालते हैं कि सर मेरे को तो यार पहले नंबर पर अच्छा व्यक्ति बी लग रहा है तो मैंने पहला वोट बी को दे दिया, मुझे दूसरे नंबर पर अच्छा व्यक्ति डी लग रहा है तो मैंने दूसरा वोट अपने डी को दे दिया, तीसरे पर मुझे सी अच्छा लग रहा है तो तीसरा वोट सी को दे दिया, और चौथा मुझे ए अच्छा लग रहा है तो मैंने चौथा वोट ए को दे दिया। मतलब अपने को सारे लोगों को वोट डालना है, लेकिन वोट उस क्रम में डालना है कि अपने को पहले नंबर पर कौन पसंद है, दूसरे पर कौन पसंद है। तो इसी प्रणाली को कहा जाता है एकल संक्रमणी मत प्रणाली, जिससे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और ये बात आर्टिकल 55 में कही गई है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला है राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने की तिथि से कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है। दोस्तों एक अनुच्छेद है जो कि अनुच्छेद 56 है। इस अनुच्छेद 56 में ये बात कही गई है कि भारत का जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो 5 वर्ष के लिए बनेगा। किसमें कही गई है ये बात, तो ये बात कही गई है कि जो भी व्यक्ति बनेगा वो 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बनेगा, ये बात कही गई है अनुच्छेद 56 में। तो ये इंपोर्टेंट आर्टिकल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्निर्वाचित के लिए पात्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में। अब दोस्तों जो भी भारत का राष्ट्रपति बनेगा ना, वो डबल से राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ये बात कही गई है आर्टिकल 57 में। सारे आर्टिकल इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। आर्टिकल 57 ये बात कहता है कि कोई भी व्यक्ति पुनः निर्वाचित नहीं हो सकता, पुनर्निर्वाचन नहीं हो सकता, मतलब एक ही व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। लेकिन दोस्तों भारत के एकमात्र व्यक्ति जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब भारत में 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। भारत के संविधान में ये बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति डबल से राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं और इनके बाद में आज तक कोई भी 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना है। तो ये चीज भी आपको इंपोर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। और ये बात कही गई है आर्टिकल 57 में। अगला है कि राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप किस अनुच्छेद में। दोस्तों जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति की शपथ का जो उल्लेख अपने को देखने को मिलता है ये आर्टिकल 60 में देखने को मिलता है, यानी कि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है सर, राष्ट्रपति जो शपथ है ये शपथ कैसे लेते हैं, तो याद रखना है दोस्तों जो राष्ट्रपति है ना ये संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की शपथ कैसे लेते हैं, तो ये संविधान की शपथ ऐसे लेते हैं कि संविधान का परिरक्षण करेंगे, संविधान का परिरक्षण करेंगे, संरक्षण करेंगे, संरक्षण करेंगे और संविधान का प्रतिरक्षण करेंगे, प्रतिरक्षण करेंगे। तो ये 3 शब्द आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं, और ये बात आर्टिकल 60 में की गई है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और इनको शपथ कौन दिलाता है, तो जो आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश ये आपके राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, जो कि आर्टिकल 60 में है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। मैंने आपसे ये कहा दोस्तों कि जो राष्ट्रपति साहब है वो संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और प्रतिरक्षण और परिरक्षण की शपथ लेते हैं। अब मान लो जो भारत के राष्ट्रपति है ये संविधान का उल्लंघन करते हैं, क्या करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं। तो संविधान का उल्लंघन करने पर इनको क्या किया जाता है, तो इनको हटाया जा सकता है, और इनको हटाने की जो प्रक्रिया है उसको बोला जाता है दोस्तों महाभियोग। क्या बोला जाता है, उसको महाभियोग बोला जाता है। और दोस्तों ये जो महाभियोग प्रक्रिया है ना, ये आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 61 में। कहाँ है, आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। ठीक है सर, ये प्रक्रिया होती कैसे, तो दोस्तों क्या होता है कि मान लो संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति साहब ने कर दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि किसी भी, जैसे आप सभी जानते हो कि भारत में एक तो लोकसभा होती है या राज्यसभा होती है, तो किसी भी एक सदन में जो आपके सदस्य उनका 1/4 सदस्य, कितना, 1/4 सदस्य क्या करते हैं, तो एक प्रस्ताव तैयार करते हैं, और वो प्रस्ताव कहाँ भेजते हैं, तो 14 दिन पहले, 14 दिन पहले कहाँ भेजते हैं, तो राष्ट्रपति साहब के पास में भेजते हैं हस्ताक्षर करके कि भाई राष्ट्रपति साहब आपने संविधान का उल्लंघन किया तो हम आपके खिलाफ महाभियोग लाने वाले। तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति जी को सूचना दी जाती है ताकि वो तब तक अपना जो भी उन्होंने किया उसके बारे में वो यहाँ पर अपनी बात रख सके। फिर क्या होता है दोस्तों, 1/4 प्रस्ताव भेजने के बाद में
पहले सदन में ये प्रस्ताव लाया जाता है। मान लो लोकसभा में ये प्रस्ताव लाया गया, या तो राज्यसभा में लाया जाता है या लोकसभा में। तो लोकसभा में अगर प्रस्ताव लाया तो उसके दो तिहाई सदस्य अगर इसको पारित कर देते हैं तो इसको पारित करने के बाद में ये कहाँ भेजा जाता है, तो ये राज्यसभा में भेजा जाता है। और राज्यसभा में भी 2/3 से पारित हो जाता है, 2/3 से पारित हो जाता है। तो फिर क्या होता है, तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। तो मतलब 1/4 सदस्य पहले सूचना दे रहे, फिर पहले सदन का 2/3 और दूसरे सदन में भी 2/3 से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। और यही प्रक्रिया कहलाती है महाभियोग। महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज किया जाता है, बाकी किसी के लिए महाभियोग शब्द का यूज नहीं किया जाता है। और यह आर्टिकल 61 में ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में। दोस्तों जो राष्ट्रपति साहब है ना, किसी भी कैदी की जो सजा है वो कम करवा सकते हैं, या उस सजा को माफ करवा सकते हैं, या फिर उसकी फांसी की सजा टलवा सकते हैं। और ये क्षमादान की शक्ति दोस्तों किसके पास है, राष्ट्रपति के पास में। और ये आर्टिकल 72 में ये बात कही गई है। तो समाधान की शक्ति किस आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 72 में आपका समाधान की शक्ति का प्रावधान है। अगला है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है। दोस्तों जब भी राष्ट्रपति को ऐसा लगता है ना कि यार लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा कुछ ढंग से नहीं चल रहा है, तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश जारी करने का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में है, तो वो 123 में है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं ना, वो आर्टिकल 123 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। एक चीज हमेशा आपको याद रखना है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनने वाला है उसकी उम्र 35 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। कितनी, 35 वर्ष की आयु अगर वो पूर्ण कर चुका है तभी राष्ट्रपति उम्मीदवार वो बन सकता है। ठीक है। और वैसे ही नहीं, हर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का फॉर्म नहीं भर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य बनने का उम्मीदवार हो या लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वो ही व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। आप सोचो कि यार हम भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ ले, तो हर कोई राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य बनने की क्षमता रखता हो या सदस्य हो, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है। अब अपन ने बात की थी, एक तो संसद के दोनों सदन हो गए, मतलब लोकसभा और आपका राज्यसभा हो गए। ठीक है, के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के द्वारा होता है। देखो मैंने बताया था आपको, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली या एकल संक्रमणी मत पद्धति से इनका चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब जो चीज अपन ने डिस्कस कर ली उस पर ज्यादा टाइम खर्च करने से कोई मतलब नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी मत पद्धति से होता है या इसी को अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति का नामांकन या फॉर्म भर रहा है तो उसके साथ कितने व्यक्ति होने चाहिए। तो याद रखना है दोस्तों, 50 तो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो लिखित में दे दे कि भैया आप फॉर्म डालो हम आपके साथ है, और 50 ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो उनके साथ में खड़े हो जाए। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक उनके लिए होना जरूरी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का फॉर्म भरने जाएगा उसके साथ में 50 व्यक्ति होने चाहिए प्रस्तावक और 50 व्यक्ति होने चाहिए अनुमोदक। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। मान लो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और कोई भी ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें विवाद उत्पन्न हो गया, तो फिर ये जो विवाद है ना, इसका निपटारा कौन करेगा। तो इसका निपटारा सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। कौन कर सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो राष्ट्रपति साहब होते हैं ना, ये बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं भारत के लिए। क्यों होते हैं, तो एक तो दोस्तों जितने भी राज्य है, इन राज्य में जितने भी राज्यपाल है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, जो आपका सुप्रीम कोर्ट में बैठे होते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आपने यूपीएससी सुना होगा, और यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। उनके बाद में आपने सुना होगा निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना, निर्वाचन आयुक्त, तो उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति साहब करता है। आपने सुना होगा महान्यायवादी,
महान्यायवादी, तो महान्यायवादी की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आपने सुना होगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कौन करता है? तो वो भी राष्ट्रपति करता है। तो इतने सारे लोगों की नियुक्ति कौन कर रहा है? तो सारे के सारे लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंट पद है, भारत का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, और इतने लोगों की ये नियुक्ति करता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को किस सदन का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखनी चाहिए? मैंने कहा था कि हर कोई व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य बनने के लायक हो या लोकसभा का सदस्य हो, वही व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो कितने समय के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य? एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों, कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना, भारत के राष्ट्रपति जो है, अगर मान लो राष्ट्रपति जो है वो अपने पद पर है और राष्ट्रपति की क्या हो जाती है, तो राष्ट्रपति की या तो मृत्यु हो गई अचानक, या फिर राष्ट्रपति जी ने अपना त्याग पत्र दे दिया, या फिर राष्ट्रपति जी को हटा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति का पद है वो कौन संभालेगा? तो वो उपराष्ट्रपति संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा। मान लो स्थिति ऐसी बन गई कि भारत में अभी तक उपराष्ट्रपति भी नहीं है, क्योंकि चुनाव चल रहा है राज्यसभा में, तो उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश साहब है ना, ये मुख्य न्यायाधीश साहब आपका यहाँ पर संभालेंगे इनके पद को। लेकिन दोस्तों अब स्थिति ऐसी आ गई कि राष्ट्रपति जी ने त्याग पत्र दे दिया, मृत्यु हो गई या उनको हटा दिया जाए, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश आपके पद को संभाल रहे हैं। तो ये पद को कितने टाइम तक संभाल सकेंगे? मात्र और मात्र 6 महीने। 6 महीने से ज्यादा ये इस पद पर नहीं रह सकते। 6 महीने के भीतर भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना पड़ेगा, भारत में राष्ट्रपति बनाना पड़ेगा। तो अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो अधिकतम 6 माह तक ही दूसरा व्यक्ति इस पद को संभाल सकता है। दूसरा व्यक्ति कौन? या तो उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश, दो ही व्यक्ति इस पद को संभाल सकते हैं, और वो 6 महीने से ज्यादा नहीं संभाल सकते। उसके अंदर अंदर आपको नया राष्ट्रपति बनाना पड़ेगा। ठीक है। अगला है, भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? मतलब आप सभी जानते हो कि दोस्तों भारत में 3 सेना है, ठीक है, जल, थल और वायु। इन तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं ना, इन तीनों सेनाओं के जो सेनापति होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? दोस्तों क्या होता है कि मान लो राष्ट्रपति जी के मन में कोई विचार आया, या उनको किसी भी चीज पर कोई सहायता चाहिए, और अगर उनको हेल्प चाहिए या कोई भी परामर्श चाहिए या कोई भी सवाल पूछना है, तो वो किसके पास में जाएंगे? वो सर्वोच्च न्यायालय के पास में जाएंगे। किसके पास में जाएंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास में जाएंगे, और सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, कि क्या ऐसा हो सकता है। वो किसी भी मामले पर परामर्श ले सकते हैं। और ये बात किस में कही गई है? तो ये बात कही गई है आर्टिकल 143 में। किस में कही गई है? तो आर्टिकल 143 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति कभी भी सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। ठीक है भैया, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मिल गया। अब 2 स्थिति होती है, अगर सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो ही राष्ट्रपति को परामर्श देगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय नहीं परामर्श देने का मन है तो राष्ट्रपति उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते। पहली चीज है ना, तो पहली चीज तो अगर सर्वोच्च न्यायालय के मन में है तभी वो राष्ट्रपति को परामर्श देगा। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि मान लो सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को परामर्श दे दिया, तो ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस परामर्श को माने। क्या है? वो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस परामर्श को माने। परामर्श लेने के बाद में राष्ट्रपति अपने मन की भी कर सकते। मान लो मुझे कोई ने सलाह दी और वो सलाह मैं मानूं या ना मानूं ये मेरी मर्जी है, तो यही यहाँ पर होता है कि मैं किसी से सलाह लूं तो वो मुझे दे ना दे उसकी मर्जी, और उसने अगर मुझे सलाह दे दी तो मैं मानूं ना मानूं ये मेरी मर्जी। तो इसी को कहा जाता है आर्टिकल 143 में यही बात कही गई है। ठीक है। अगला है, संसद में संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है? दोस्तों क्या होता है, आप सभी जानते हो कि एक तो लोकसभा होती है और एक क्या होती है, एक आपकी राज्यसभा होती है। राज्यसभा होती है। अब मान लो दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी कोई बिल पास करवाना रहता है ना, तो लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है। तो जब ऐसी स्थिति में मतभेद होता है ना, तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 108।
और अनुच्छेद 108 के तहत क्या होता है, तो 108 के तहत इन दोनों की संयुक्त बैठक करवाई जाती है, मतलब इन दोनों को साथ साथ बिठाया जाता है कि भाई आपके बीच में जो मतभेद है इस मतभेद को आप खत्म कर लो। तो ये जो संयुक्त बैठक है ना दोस्तों, ये संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो इस संयुक्त बैठक को बुलाने का काम कौन करता है दोस्तों, तो संयुक्त बैठक को बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन ये जो संयुक्त बैठक होती है ना दोस्तों, इसकी जो अध्यक्षता करता है, इसकी जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुला तो राष्ट्रपति रहा है लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता या आउट कौन कर रहा है, तो राष्ट्रपति आउट कर रहा है, और अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि धन विधेयक संसद में पेश करने के पूर्व किसकी अनुमति है। दोस्तों जो धन विधेयक है ना, जब भी लाया जाता है उससे पहले आपका राष्ट्रपति से परामर्श लेना पड़ता है, यानी राष्ट्रपति के साइन करवाना पड़ता है, उनकी अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये चीज आपको याद रखना है, धन विधेयक लाया जाता है तो राष्ट्रपति से परामर्श या अनुमति लेना है। अगला, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। दोस्तों जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है ना, वो अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो इसलिए राष्ट्रीय आपातकाल आपको याद रखना है 352 में। ज्यादा चीजें हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपातकाल में इसको पढ़ेंगे। अगला, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो दोस्तों राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है ना, वो 356 के तहत लगाया जाता है। आप कंफ्यूज मत होना, राष्ट्रीय आपातकाल अगर आपसे पूछे तो आपातकाल जो है वो कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 352 में। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन अगर पूछे तो वो किसमें, 356 में राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि वित्तीय आपातकाल किसमें है, तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान 360 में, ये भी राष्ट्रपति लाते। तो वित्तीय प्रावधान का जो या वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 360 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास में एक शक्ति होती है। वो शक्ति क्या होती है कि मान लो कोई भी व्यक्ति साहित्य में अच्छा है, कोई भी व्यक्ति कला में अच्छा है, कोई विज्ञान में अच्छा है, कोई खेल में अच्छा है, कोई समाज सेवा में अच्छा काम कर रहा है, तो ऐसे 12 व्यक्ति, कितने, ऐसे टोटल 12 व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य बना सकते हैं। और ये मनोनीत सदस्य होते हैं। मैंने कहा था ना ये कैसे सदस्य होते हैं, तो ये मनोनीत सदस्य होते हैं। और मनोनीत सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये चीज मैंने कही थी स्टार्टिंग में। तो इसे कहा जाता है मनोनीत सदस्य, जो कि बाहर से अच्छा काम करने वाले लोग को राज्यसभा का सदस्य बनाया जा रहा है, उनको मनोनीत सदस्य कहा जाता है। और ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। और टोटल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। तो भारत के निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों एक चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि एक आर्टिकल है जिसका नाम है 111, और आर्टिकल 111 में क्या बताया गया, तो वीटो पावर के बारे में बताया गया। सर ये वीटो पावर क्या होता है, तो दोस्तों जब भी क्या होता है, तो जब भी आपका संसद के किसी भी सदन में विधेयक लाया जाता है, तो विधेयक पारित होने के बाद में दोनों सदनों में पारित होने के बाद में जो विधेयक है ना दोस्तों, वो राष्ट्रपति के साइन के लिए भेजा जाता है। अब राष्ट्रपति के साइन के लिए जब भेजा जाता है तो राष्ट्रपति इस पर 3 काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, या तो इसको कैंसिल कर सकते हैं कि भैया मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, या फिर इसको पुनर्निर्वाचन के लिए भेज सकते हैं, या पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। पुनर्विचार के इस पे एक बार फिर विचार करो, फिर मेरे पास साइन के लिए भेजना। या फिर इस पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, तो इसको अपनी जेब में रख लेते हैं। जेब में रखने का मतलब क्या होता है, तो वो ना तो इस पर हाँ करते हैं ना करते हैं, मतलब ना तो कैंसिल करते हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। इसी को कहा जाता है जेब में रखना। और इस जेब में रखने वाले पावर को ही क्या कहा जाता है, तो पॉकेट वीटो कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है जेवी वीटो। ठीक है, तो ये जो वीटो पावर है ना, ये राष्ट्रपति के पास में होता है किसी भी विधेयक के लिए। और सबसे पहले इस जेवी वीटो या पॉकेट वीटो का जो यूज किया था ना दोस्तों, वो ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया था। तो ये चीज आपको याद रखना है, ज्ञानी जेल सिंह के पास में एक आया था डाकघर संशोधन।
डाकघर संशोधन बिल आया था। इस डाकघर संशोधन बिल में ये था कि कोई भी व्यक्ति चिट्ठी भेज रहा है तो उसको खोलकर पढ़ सकते हैं। तो ये डाकघर संशोधन बिल आया था ना, उस पर ज्ञानी जैल सिंह ने ना तो इसको कैंसिल किया था और ना ही पुनर्विचार के लिए भेजा था। तो सबसे पहले पॉकेट वीटो का यूज ज्ञानी जैल सिंह ने कहा किया था, जो कि भारत के राष्ट्रपति थे। अगला, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? मैंने कहा कि यदि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति का काम देखेगा वो भारत के मुख्य न्यायाधीश देखेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि ये मुख्य न्यायाधीश सिर्फ 6 माह तक ही देख सकते हैं, उसके बाद में राष्ट्रपति का चुनाव करवाना जरूरी है। अगला, राष्ट्रपति के त्याग पर की सूचना उपराष्ट्रपति को तुरंत कौन देता है? एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों कि जब भी राष्ट्रपति जो होते हैं ना, ये राष्ट्रपति मान लो अपना त्याग पत्र दे रहे हैं, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो उपराष्ट्रपति को देंगे। दोस्तों ये चीज आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जब भी अपना त्याग पत्र देंगे तो वो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। और राष्ट्रपति त्याग पत्र दे रहे, ये सूचना कौन देता है? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, वो लोकसभा का अध्यक्ष ये सूचना देता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष तो सूचना दे रहा है कि भाई राष्ट्रपति त्याग पत्र देंगे, और देंगे किसको? तो उपराष्ट्रपति को देंगे। ये सारी की सारी चीज इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को कौन देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष देता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आधार क्या है? तो आप सभी जानते हो कि संविधान का अगर उल्लंघन करेंगे राष्ट्रपति जी तो आर्टिकल 61 के तहत उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है। अगला, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी? तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि उन पर अगर महाभियोग लाना है तो 14 दिन पहले उनको सूचना देनी पड़ेगी। और अगर महाभियोग चलाने की सूचना पर सदन के कितने सदस्यों को हस्ताक्षर करना पड़ेगा? तो मैंने कहा कि 14 दिन पहले अगर उनको सूचना देनी है तो 1/4 सदस्यों को हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। कितने? 1/4 सदस्यों को हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। पारित कितने सदस्यों से होगा? तो मैंने आपको कहा कि सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से वो अगर पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं? अपना त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन से? तो आप सभी जानते हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। और कितनी बार बने? तो ये 2 बार बने। और एकमात्र व्यक्ति है जो कि भारत में 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने? मतलब भारत में एक ऐसे व्यक्ति भी राष्ट्रपति बने जिनके सामने कोई चुनावी में खड़ा नहीं हुआ और ये निर्विरोध रह गए। तो इनका नाम था दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने जो कि निर्विरोध राष्ट्रपति बने। अगला है, अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अब दोस्तों देखना, अगर आपसे पूछे कि कार्यकाल के दौरान मृत्यु सबसे पहले किनकी हुई तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के बारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। पहली चीज तो आपको याद रखना है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब बने थे। और जब ये इनके पद पर थे ना, तभी इनकी क्या हो गई थी दोस्तों? मृत्यु हो गई थी। तो पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई वो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे, और ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। ये चीज आपको याद रखना है। अगला है, भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मैंने आपसे कहा था कि राष्ट्रपति के बाद में अगर उपराष्ट्रपति है तो उनका कार्य उपराष्ट्रपति संभालेगा, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर कार्यकाल कौन संभालेगा? तो मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। और पहले व्यक्ति जिनका नाम है जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो पहले मुख्य न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति थे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह या मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि राष्ट्रपति भी बने। और राष्ट्रपति कहते तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो ये चीज आपको याद रखना है, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आप सभी जानते हो कि वर्तमान में हमारी द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति है, और ये स्वतंत्र भारत में जन्मे, मतलब इनका जन्म 1947 के बाद में हुआ। तो ये चीज आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछे ना कि भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी कौन बनी, तो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, और इनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है, मतलब जब भारत आजाद हो गया था तब इनका जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना हो। ठीक है, सबसे आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर ये तो बता दो राष्ट्रपति को कितनी तनख्वाह मिलती है। तो राष्ट्रपति जी को जो सैलरी मिलती है दोस्तों, ये 5 लाख रुपए पर माह मिलती है। तो 5 लाख रुपए मासिक वेतन उनका होता है, ये चीज आपको याद रखना है, राष्ट्रपति जी की सैलरी। तो दोस्तों ये आज का राष्ट्रपति टॉपिक था। अगर टॉपिक आपको पसंद आए तो डेली इसी प्रकार के नए नए टॉपिक हम लाते रहेंगे, जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो पहला टॉपिक ये आज का कंप्लीट हुआ है। अगले टॉपिक में नए टॉपिक के साथ नए क्वेश्चन में हम मिलते। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।